नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब उम्मीदवारों के नामों का इंतजार हो रहा है, खास करके उन लोगों को जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। राजस्थान की 7 सीट है जिन पर उपचुनाव होना है। सत्तारूढ़ दल और खास करके सरकार के लिए कहते हैं कि जो भी सरकार में है दल, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी परीक्षा है, पहली परीक्षा है कि इसमें से कितनी सीट अपने पक्ष में कर पाती है। हालांकि इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी के पास महज 1 सीट है, बाकी सीट पर दूसरे राजनीतिक दलों का और खासकर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में आज हम बात उस सीट की कर रहे हैं जो न कांग्रेस के पक्ष में है या पास है और ना ही बीजेपी के पास। वो है 84 विधानसभा सीट, बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो इलाका है, उदयपुर मेवाड़ में जो आता है, पूरा का पूरा ये आदिवासी बहुल इलाका। पिछले कुछ समय से यहाँ के लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही नाराज नजर आ रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर तीसरी पार्टी की जगह बनी। इस वक्त बाप पार्टी के राजकुमार रौत जो विधायक थे 84 से सांसद बन चुके हैं, देश में बाप पार्टी के इकलौते सांसद हैं और अब नजर इस बात पर है कि वो अपना उत्तराधिकारी या बाप पार्टी राजकुमार रौत की जगह किसको उम्मीदवार बनाएगी और वो उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस के लिए वाकई में कितनी बड़ी मुश्किल बन पाएगा। राजकुमार रौत का खुद का खड़ा होना और किसी और को खड़े किए जाने का क्या फर्क होगा। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार मीणा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र शर्मा है बीजेपी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और दीपक शिमर जी वरिष्ठ पत्रकार बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दीपक जी से करते हैं। दीपक जी, क्या नजर आ रही तस्वीर? राजकुमार रौत के बाद दूसरा चेहरा कौन जिस पर वहां की जनता विश्वास भरोसा कर सके, या राजकुमार रौत किसी को भी हाथ लगा देंगे और उसके लिए जनता जो है सिर आंखों पर बैठा लेगी उसको? जी मीना जी, अगर बागल क्षेत्र का इतिहास देखा जाए तो लगता तो अभी यही है कि राजकुमार रौत जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि इनकी बैठक हो चुकी है और 3 नाम फाइनल किए गए। अब 3 नामों में से चर्चा हो रही है, एक मत बनाने के प्रयास किया जाए कि किसको दिया जाए। और मजे की बात है कि तीनों ही कैंडिडेट जिनका चयन किया गया तीनों ही युवा है। तो ऐसे में साफ है कि राजकुमार रौत अब जिसका भी या जिसकी पर्ची खुलती है, हालांकि पर्ची और खर्ची का भाजपा में चलता है, लेकिन यहाँ पर भी पर्ची चलेगी और जिसके नाम की पर्ची खुलेगी तय है कि वो आदमी यहाँ से विधायक बनने की राह पे चल पड़ेगा। तो ये जी 3 मीना जी। नाम कौन कौन है, जरा थोड़ा विस्तार से बताइए दीपक शिमल जी। और इन तीनों नामों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इन पर क्यों पार्टी भरोसा कर रही है, इन 3 को क्यों कैटेगराइज, क्यों इनका जो शॉर्टलिस्ट किया गया है। जी, 2 नाम तो इसमें से एक तो पोपट लाल है, एक दिनेश परमार है और तीसरा नाम अभी सामने खुल के मेरे पास आ नहीं पाया है। लेकिन ये 3 नाम कुल जमा आए थे, इन 3 नामों में चर्चा चल रही है और ये जो है इनकी पार्टी की जो बैठक हुई थी उसमें उभर के नाम आए 3 नाम। इन 3 नामों में से फाइनल होगा, पटरी खुलेगी कि कौन होगा यहाँ से विधायक 84 से। जी जी, बीजेपी का चेहरा कौन हो सकता है दीपक शिमल जी? ये बीजेपी में पूर्व मंत्री सुशील कटारा है, इधर महेंद्र बड़जोड़ है, इधर नए चेहरों में भी कोई पुराने सरपंच है, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि किसके नाम से ये तय हो पाएगा। और क्योंकि कांग्रेस? कांग्रेस की स्थिति बड़ी अभी डावाडोल लग रही है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी, अभी फाइनल कुछ नहीं हो पाया। जी, इस डावाडोल स्थिति के बीच में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी जुड़े नहीं है, नहीं तो उनसे समझते कि इस डावाडोल स्थिति के बीच में पार्टी क्या सोच रही है। वीरेंद्र शर्मा जी, राजकुमार जी रौत का जितना प्रभाव और असर दीपक शिमल जी बता रहे हैं कि जिस पर हाथ रखेंगे उसी के साथ जनता हो जाएगी। जितनी मदन राठौर जी बीजेपी के अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा अगर हमारी कोई सीट पहले नंबर पर निकलने वाली है तो वो 84 है। क्या आधार है इसका 84 सीट पर इतना कॉन्फिडेंस मदन राठौर जी के होने का? देखिए मीना जी, भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव में जाती है पहला एक ही
लक्ष्य होता है और उसी आधार पे चुनाव भी लड़ते हैं। और वह आधार है हमारा सेवा, सुशासन और जन कल्याण। कहीं भी चुनाव में जाएं या उपचुनाव में जाएं, इसी आधार पर आगे बढ़ते हैं। और इस बार भी इन उपचुनाव में भी हमारा आधार वही है और इसके साथ हमारा विजन और मिशन एक ही है और वह है विकसित भारत। वर्तमान में 84 विधानसभा की जो स्थिति है वह पूर्व विधानसभा के चुनाव से और लोकसभा चुनाव से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि बीएपी जो है उनसे वहां के व्यक्ति, वहां के जो आम मतदाता, वहां का जो आम नागरिक है वो उनकी हकीकत को पहचान चुके हैं कि वास्तव में क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चाहे विधानसभा के चुनाव में उन्होंने स्थिति देखी, जो एक जैसा कि माननीय दीपक जी ने बताया कि वहां पे एक उम्मीदवार है पोपट खोकरिया जी, वो बगावत के लिए तैयार है। आप ये समझिए अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती तो वो बगावत के लिए भी तैयार है, वो बीटीपी से या निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से वहां के समीकरण दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि एक तो सबसे बड़ा विषय है कि 84 से कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही। केवल 84 नहीं, इन 6 विधानसभा चुनाव में 84 सलूमर और खींवसर, इन तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है। और निश्चित रूप से जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, तो हमारी वहां पे संगठनात्मक जो बैठकें थी वो पूर्ण हुई है और उनमें जो कार्यकर्ताओं में वहां कैंडिडेट आपका वहां पर कौन आपको नजदीक कर रहा है जिताऊ? देखिए यह तय तो पार्लियामेंट कमेटी करेगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जो भी होगा वो जिताऊ होगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट। वहां के कुछ नाम जो आपको लगता है उन जिताऊ कैंडिडेट में पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी, उसमें से एक दो नाम बता सकते हैं? कई नाम हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, वर्कर हैं, लोगों से मिलते हैं जी, कई नाम है। देखिए वहां का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो पार्टी का पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, उम्मीदवार बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो कोई परिवारवाद चलता नहीं है। वहां तो जो भी कार्यकर्ता, हमारे भजनलाल जी भी कार्यकर्ता थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक उसी प्रकार हो सकता है सुशील कटारा जी भी हो या पूर्व प्रधान, उप प्रधान भी हो, किसी का भी नाम आ सकता है सामने। जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। जी जगदीश शर्मा जी, इस वक्त बीजेपी किस रणनीति से 84 विधानसभा के लोगों के बीच जाए जिससे कि 84 के लोग उन पर विश्वास कर सके, सत्तारूढ़ दल पर विश्वास कर सके? कांग्रेस की जमानत जब्त होगी या कांग्रेस यहाँ पर बाप पार्टी को समर्थन देगी, वो तो एकदम अलग मुद्दा है। लेकिन आज की तारीख में जितना प्रभाव बाप पार्टी का है, उसमें वीरेंद्र जी की बात से एक बात समझ में आ रही है कि उसमें तोड़ने का प्रयास या कहीं टूट होती अगर दिखती है, जो कि एक बहुत बड़ी जो स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकती है बीजेपी के। लेकिन बीजेपी वहां पर जनता के पास किस विचार के साथ जाए कि जनता 84 की उनके साथ आना चाहे या सत्तारूढ़ दल को सुनना चाहे? मीना जी, ऐसा है, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी बिल्कुल जी, ऐसा है, बीजेपी जो है इस समय बहुत ही बड़े गुब्बारे पे बैठी हुई है। आपको मालूम है हरियाणा में उसको जो है जिस तरीके से अप्रत्याशित तीसरी दफा जीत मिली है, उससे उसका हौसला बहुत बुलंद है। और भले ही 84 में उसकी उपस्थिति या संगठनात्मक ढांचा इस लेवल का नहीं है कि वो वहां के आदिवासियों के बीच में अपने प्रभाव का उपयोग कर चुनाव जीतने के लेवल पर पहुंच जाए, ये तो बहुत मुश्किल लगता है मेरे को। लेकिन जिस तरीके से चुपचाप काम करके और चुनाव जीता हरियाणा में, वो पॉलिसी अब बीजेपी के आगे के चुनावों में काम करेगी। यानी कि मैं आगे महाराष्ट्र और चुनाव हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उनके चुनाव को भी इसी ढंग से देखता हूँ कि ये तो राजस्थान में 7 सीटों पर बाई इलेक्शन है, यहाँ सब जगह एक ही पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी कि इसको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है और चुपचाप काम करो। काम कैसे करना है ये आरएसएस वाले बताएंगे। आरएसएस मतलब इसमें रथ को खींचने वाला सारथी होगा और आरएसएस घर घर में जाकर काम करता है चुपचाप। वो न प्रचार करता है, न झंडे लेकर जाता है, न पोस्टर लगाता है। ये काम आरएसएस का नहीं है और ये काम तो बीजेपी करेगी। तो बीजेपी इन कामों में लगेगी, आरएसएस वोट इकट्ठा करने में जुटने वाली है। अब कितना जुटती है वो मैं मानता हूं कि आदिवासी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे एक जमाने में और अच्छी सीटें उन्होंने जो है
भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। ऐसी सूरत में उनके नाराजगी का मुझे कोई कारण तो समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर नाराजगी भी है तो उसको समझाएंगे अब आरएसएस वाले। जगदीश जी, ग्राउंड की हकीकत तो यही है कि इस वक्त वहां से विधायक, उससे पिछली बार भी विधायक और इस बार लोकसभा का सांसद भी बीजेपी से नहीं जीत पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर एक माहौल, एक लहर बनी हुई है। उस लहर को तोड़ना ही सत्तारूढ़ पार्टी की चुनौती है और उस लहर को बनाए रखना बाप पार्टी की जिम्मेदारी है और उसके बीच में कांग्रेस को अपनी जगह तलाशनी है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन बाप पार्टी के साथ रहने से वहां के 84 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मिलेगा और बीजेपी के साथ जाने से क्या मिलेगा, इन दोनों का फर्क राकेश वशिष्ठ जी अगर बीजेपी समझा पाती है तो क्या वहां के लोगों को अपने साथ ले पाएगी, पहली बात। और राजकुमार रोध का जो वर्चस्व है, जो गढ़ बन चुका है, उस किले को भेद पाएगी। देखिए मीना जी, राजकुमार रोध के अगर पिछले दो चुनावों को देखें, 2013 और 2018 और 2023, उसमें उनकी वोटों में उम्मीद से कहीं ज्यादा इजाफा हुआ जीत के अंतर में। पहले भाजपा का काफी दबदबा था। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आरएसएस का जो बनवासी परिषद है उसने बड़ा गहराई से काम किया है। उनके जगह जगह आदिवासी छात्रों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए हॉस्टल बने हुए और आरएसएस यहाँ बड़ी गहराई के साथ काम करने में लगा हुआ है। या पिछले चुनावों के दौरान जो तैयारी इन्होंने भाजपा ने की, जो मेरी जानकारी में है, उसमें आरएसएस ने काफी तेजी से अपना काम बढ़ाया है और लोगों के संपर्क में रहा। ये बात एक अलग है, वो कितना इम्पैक्ट इस पर डालती है। लेकिन आज की तारीख में सतही तौर पर अगर देखा जाए तो राजकुमार रोध का प्रभाव उस क्षेत्र में दिखता है। लेकिन सवाल यह है कि राजकुमार रोध की जो मांगे हैं 3, क्या वो इनमें से कोई एक भी पूरी हो सकती है? मेरे हिसाब से एक भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस भील प्रदेश की वो मांग कर रहे हैं और जो उनका मुख्य आधार है, उसको लेकर के जो आपका राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, शायद गुजरात उसमें नहीं है, महाराष्ट्र के जो कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के बनाने का है। ये कोई प्रदेश का बनना कोई अकेले बहुत मुश्किल काम है और संभव भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी लोगों को में उम्मीद है, राजकुमार रोध से उम्मीद है, इससे लगे हुए हैं। लेकिन एक बात आप निश्चित जाने मीना जी, ये जो उपचुनाव होगा, इसमें भाजपा के पक्ष में एक बात जरूर आएगी कि बस एक तो उसका जो सरकारी तंत्र उसके साथ पूरा होगा और वो आज उपचुनावों में सामान्यतः 10, 15, 20% वोटें सरकारी तंत्र के साथ ही जाना पसंद करती हैं, उसके साथ ही जाती हैं। इसलिए सरकार के साथ ज्यादातर उपचुनाव विजयी होते हैं, ये पिछले देखे गए हैं। इसमें भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी समस्या का जो बना, जो मैंने स्टडी की इस क्षेत्र की, उसमें यहाँ मध्य प्रदेश से मंदसौर से और नीमच से मुस्लिम लोगों का बहुत तेजी के साथ आना हुआ है क्षेत्र के अंदर और वो यहाँ के जो राजनीतिक माहौल है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उसको बहुत चेंज कर रहे हैं और ये भाजपा के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये निश्चित है कि कांग्रेस यहाँ शायद इतनी दमदारी से चुनाव न लड़ पाए इस सीट पर, और कितने नहीं कह रहा, इस सीट पर, और मुख्य मुकाबला भाजपा और इस आप बाप पार्टी के बीच ही होगा। कैंडिडेट का चयन चाहे किसी भी चौसा पर बैठकर मीटिंग कर लें, लेकिन राजकुमार रोध जिसको चाहेंगे उसको ही टिकट मिलेगा। अब इन्होंने वीरेंद्र जी ने एक बात कही, मिस्टर पोपट बोकरिया की, निश्चित रूप से बहुत सबल दावेदार है। पिछले 2 चुनावों से वो लगातार आपके राजकुमार रोध के लिए चैलेंज कर रहे थे टिकट पाने के लिए, और उनके युवा हैं और आपके अध्यक्ष रहे महाविद्यालय के, युवाओं में काफी पैठ है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर वीरेंद्र कुमार शर्मा जी ने जैसे बताया, अगर इनको टिकट ना मिला तो भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि भाजपा के बारे में कोई निश्चित तौर से कोई कुछ भी नहीं कह सकता किसको टिकट मिले क्या नहीं मिले, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत सबसे सशक्त उम्मीदवार के रूप में साबित हो सकते हैं।
और ये आदिवासी वोटों में सेंध लगाने में भी हो सकते हैं। भाजपा के लिए इसके लिए बड़ी जिस तरीके से जगदीश जी ने बताया उस तरीके से काम करने की जरूरत है और बिल्कुल इनको डोर टू डोर लोगों से संपर्क करने की जरूरत है। उनको उनकी जो बाप पार्टी की जो मांग है उसके लाभ हानि के बताने की जरूरत है। उनको इस बात की भी जरूरत है कि बताया जाए कि ये इस तरह की जो मांगे हुई हैं इनको पूरा किया जाना क्यों संभव नहीं है। अब अगर ये स्थिति बनी तो भाजपा को काफी कुछ फाइट इसकी स्थिति होगी। अभी तो ये तो नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चैलेंजिंग स्थिति में भाजपा आ सकती है और पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा इसमें। जो अब सवाल ये दीपक शिमल जी राकेश वशिष्ठ भी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा। बीजेपी कितनी एकजुट है 84 में, पहली बात। दूसरी बात, बाप पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें से फूट की संभावना आपको इस वक्त कितनी नजर आ रही है? लोगों में चर्चाएं किस तरह की, आदिवासी एक तरफ और दूसरा पूरा समाज एक तरफ, उससे वोट बैंक का जो ध्रुवीकरण होगा वो किस तरह का होता आपको दिख रहा है इस वक्त? अपना ऑडियो ऑन करिए दीपक जी। तकनीकी परेशानी से दूर हो गया इसका। हाँ ठीक है, आप बोलिए दीपक जी, आप शुरू करिए बात। ऑन है हाँ जी हाँ जी, अब आ रही आपकी आवाज जी। तो मैं बता रहा था राकेश जी जैसा बता रहे थे अभी, बीजेपी आरएसएस या ये तो राजकुमार की बदली हुई, मैंने पिछली बार भी बताया था कि रणनीति बदल दी है। अब वो दोनों कामों पर भी जा रहा है। जो पद्धति आरएसएस की है या संघ की, उसके ऊपर वो निकल चुका है। दूसरी चीज ये है कि जो बीच में माहौल चला था या पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, अराजकता की स्थितियां बनी थी, उस पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है जादुई तरीके से। तीसरी बात आपको बता दूं कि जो बैठ के हो रही है उसके अंदर राजकुमार रोध बिल्कुल शालीनता से सामने आ रहे हैं। एक मैसेज देना चाह रहे हैं राजकुमार रोध की वो कहीं पर भी उग्र नहीं है, उग्रता उनमें आती नहीं है। तो वो अपना जिस तरीके का उन्होंने रुख बदला है, अब ये नियोजित है नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन ये साफ है कि अभी हाल फिलहाल जो मैसेज दिया जा रहा है, दूनी दामों पे जो राजकुमार रोज कह रहा था कि धर्म की बात नहीं कर रहा था कि हम हिंदू नहीं है, वो दूनी दामों पे जा रहा है। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम घोटिया अंबा धाम पे करने का प्रयास किया था, उसके पास में किया, वो मंजीरे बताते हुए ढोल बजाते हुए राजकुमार रोज नजर आ रहा है। तो अपनी रणनीति तो उन्होंने बदल दी, इसमें कोई शक नहीं है। अब रही बात ये कि कितनी पेट संघ की है या कितने प्रभावी है, तो ये तो हमारे सामने आ चुका है। आदिवासी कब बदलता है ये कोई नहीं जानता। मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था कि मामा बालेश्वर दयाल करके हुए थे, वो जिसके ऊपर हाथ रख देते थे 5 में से 3 सीटें वो जीतता था। तो आज राजकुमार रोध को आप देखो, उसके जिस तरीके से दौरे चल रहे देश के अलग अलग, अभी हाल फिलहाल वो छत्तीसगढ़ जाके आए, तो देश में अलग अलग जगह जब उनकी मांग हो रही तो निश्चित रूप से उस आदिवासी को वो बल दे रही है कि हमारा नेता है इतना मजबूत है, तो उसको देश का नेता मान लिया गया है। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली है। इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता ने बताया था कि हमारे तो आम कार्यकर्ता भी होता है। कुछ नाम जब आपने पूछे तो नाम में उन्होंने सबसे पहले पूर्व मंत्री सुशील कटारा का बताया, फिर कोई नाम नहीं लिया, फिर बताया कि कोई भी प्रधान हो सकता है। मतलब कोई चेहरा तो आपके पास है नहीं बताने के लिए। अब आप कितने भी कवायद कर लो, कितने भी दावे कर लो, आदिवासी को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि राजकुमार रोध ने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है। और निश्चित रूप से हो सकता है उसके पीछे कोई ताकत हो, कोई शक्ति हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं से रिमोट से चल रहा है। और अभी वो रिमोट का रुख सीधा सीधा है कि राजकुमार रोध बहुत बढ़िया आदमी है, वो बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, देश उसको नेता मान रहा है और इस आदिवासी क्षेत्र को देने वाला है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अभी एक बात और बताइए कि राजकुमार रोध जो मुद्दा लेके चले भील प्रदेश का, ये भील प्रदेश की बात तो चुनाव के बाद आई है। चुनाव से पहले चुनाव लड़े थे तब ये मुद्दा नहीं था कि भील प्रदेश की मांग को लेकर राजकुमार रोध मैदान में है।
तो ये सारी स्थितियों को देखने के बाद किसी भी स्थिति में, अभी मैंने दोनों बता दिया आपको कि दोनों बैसाखियों पे है। बैसाखियां भी नहीं इन दोनों के पास में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास में। तो अभी बाप पार्टी से मुकाबला मानसिक रूप से कोई भी तैयार नहीं हुआ है। जी मीना जी। जी, तो वीरेंद्र शर्मा जी, स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। एक तरफ राजकुमार रोत का रुतबा है, दूसरी तरफ वो जिस पे हाथ लगा दे आदिवासी उसके साथ है, तीसरी तरफ दोनों प्रमुख दलों के पास कैंडिडेट्स नहीं है, कैंडिडेट्स का टोटा है। तो ऐसे में मतलब सिर्फ सत्ता में हो आप, इसलिए आप उसका फायदा उठा लेंगे, या आप ये लालच दे देंगे कि कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है, तो मुख्यमंत्री बन गए, कैबिनेट भी बन गई, अब आप उनको लालच दिखा देंगे, क्या बना देंगे। तो मतलब बहुत बहुत मुश्किल, चुनौतीपूर्ण आपके सामने स्थितियां 84 की जो दिख रही थी, बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव पार्टी अभी तक ला नहीं पाई है। देखिए मीना जी, माननीय दीपक जी जो कह रहे थे उन्हें मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वहां उम्मीदवार बहुत हैं, चाहे वो माणिक लाल जी हों, चाहे वो नानूराम जी हों, या कारीलाल जी हों, या हमारे पूर्व मंत्री। अब ये वो तय वो किस चश्मे से देख रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन जो हकीकत है वो सामने है कि उम्मीदवार बहुत। अब किसको कौन उम्मीदवार बनेगा यह तय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, पहला विषय। दूसरा विषय जो मीना जी है, ये एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है राजस्थान की राजनीति का, क्योंकि यहाँ पे वामपंथी गतिविधियां कुछ ही जगह पे पहले देखने को मिलती थी, लेकिन 2003-2004 से जब से इस बेल्ट में, उदयपुर बेल्ट में जब से वामपंथी गतिविधियां प्रारंभ हुई, और उसके बाद धीरे धीरे जिस हिसाब से बीटीपी और बीएपी ने अपना प्रभाव दिखाया, और उसका एक ही कारण था कि इनकी जो प्रवृत्तियां होती है किसी भी प्रकार से भारत को तोड़ना है। आम जनता वहां की इस स्थिति को समझ गई है कि बीटीपी और बीएपी इसीलिए बनाई गई है कि कैसे भी जातिवाद का, धर्म का, किसी का भी सहारा लेके कैसे भी जो भारत आगे बढ़ रहा है उसे कैसे रोका जाए। तो वो कांग्रेस की जो नीतियां थी वो यहाँ भी, मैं पूरी बात करूं एक बार। आम जनता कौन है जी, मैं पूरी बात कर लूं, पूरा इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो वहां के जो भी, जैसे आदिवासियों को जिस प्रकार बगलाया गया कि हम लोग एक हो जाएंगे, हमारा समाज एक हो जाएगा, हमारे जनप्रतिनिधि बनेंगे और फिर हमारा एक प्रदेश बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव जीत गए, पहले बीटीपी के रूप में चुनाव जीते, बीटीपी जब अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई या उन्होंने जो वादे किए वो पूर्ण नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने दूसरा स्वरूप बदल दिया और वो स्वरूप आ गया बीएपी के रूप में। अब बीएपी का भी 5 साल उन्होंने देख लिया क्या किया है क्या नहीं किया, चुनाव पूर्व क्या वादे किए और चुनाव बाद कितने जल्दी जल्दी ये लोग अपने विषयों को भूल रहे हैं। इन्होंने कहा, जैसा कि दीपक जी ने भी बताया और अन्य उन्होंने भी बताया है, कि इन्होंने क्या कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते। फिर कुछ दिन बाद ही जब इन्हें लगा कि आदिवासी इनसे दूर जा रहा है, क्योंकि वो तो स्वयं सनातन संस्कृति को मानने वाला है, उसका आधार है सनातन संस्कृति का आदिवासी। आप समझिए, आप अगर उस बेल्ट में जाएंगे तो नवरात्रि के 9 दिन वहां पे जब गरबा खेला जाता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कौन आदिवासी है कौन दूसरा है, वहां एक सब सामूहिक रूप में लोग गरबा खेलते हैं और उसका एक अपना एक महत्व है। हर घर में वहां माता जी की पूजा होती है, उनके खुद के स्वयं के देवी देवता हैं, वो सब उन्हीं धार्मिक हिंदुत्व के आधार पर ही उन्हें मानते हैं। तो जब उन्हें समझ में आया कि एक पार्टी बीएपी उन्हें इससे तोड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें समाज की प्रमुख धारा से तोड़ने की कोशिश करे, तो वहां का आम व्यक्ति वो बीएपी और बीटीपी की हकीकत को समझ चुका है। अब एक दूसरा विषय जो राजनीतिक है कि बीएपी से कौन लड़ेगा, बीटीपी से कौन लड़ेगा, यह भी एक बड़ा विषय है अभी। तो आप निश्चित मानिए मीना जी कि वहां का जो, और तीसरा विषय जो बताया माननीय जगदीश जी, राजेश जी ने, कि वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा, तो यह भी एक कांग्रेस की रणनीति का ही एक बड़ा हिस्सा था कि जिस वागड़ में वो मजबूत थे पहले किसी दौर में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे विस्तार हुआ कांग्रेस कमजोर होती गई। तो उन्होंने एक नए स्वरूप तैयार किए, बीटीपी बीएपी, और उसके साथ साथ डेमोग्राफिक चेंज कैसे किया जाए। वहां पे केवल बोहरा मुसलमान बोहरा समुदाय ही वहां ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इन सालों में 2010 से 2008 के बाद की परिस्थितियों में वहां पे दूसरे प्रदेशों के मुसलमान आकर रहने लग गए, और कुछ तो ये मानिए देश ही नहीं विदेश के लोग भी वहां आकर रहने लग गए। और वो किस प्रकार थे, कोई रोहिंग्या थे, कोई कौन थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है आदिवासियों को
कि भैया जिस जंगल और जमीन की हम बात कर रहे हैं उसे हथियाने का कार्य कोई और करने जा रहा है। वो हमें राजनीतिक मतभेद रूप से हमें हमारी जो अस्तित्व है उससे दूर करने जा रहा है, हमें हमारे आधार से तोड़ रहा है। तो वो लोग इन चीजों को समझ गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार का जो चुनाव होगा वो कई लोगों को राजनीतिक आईना दिखाएगा। राजनीतिक आईना आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? उसमें एक नाम सीधा सीधा है राजकुमार रोज, क्योंकि वहां पर वही चेहरा है। राजकुमार रोज जी तो खुद जनप्रतिनिधि हैं, वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य और ध्येय होता है चुनाव लड़ना, वो चुनाव लड़ रहे। स्वागत है उनका चुनावी रणभूमि में, सभी पार्टियां चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, बीटीपी भी लड़ेगी, बीएपी भी लड़ेगी। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो एक राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से इस देश को या इस देश की व्यवस्थाओं को, सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का कार्य करना चाह रहे हैं। वो कभी भी उसमें सफल नहीं होंगे। कुछ समय के लिए उनकी जो मानसिकता या उनके उद्देश्य सफल हो सकते हैं, लेकिन ये भारत है, या हर व्यक्ति समझ सकता है कि कौन समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी कोई होगा उसे इस चुनाव में आईना दिखा दिया जाएगा और देख लेगा वह भी कि मेरी जो गलतियां थी वो अब सफल नहीं होने वाली। जगदीश जी, ये जोड़ने और तोड़ने की राजनीति मुद्दा बना पाएगी बीजेपी इस चुनाव में 84 में? देखो, ये जो वीरेंद्र जी अभी चर्चा कर रहे थे, इसको मैं कुछ छोटे संक्षिप्त में एलोबरेट करूं, बहुत क्लियर हो जाएगा। 80-90 के दशक में वहां पर सीपीआई एमएल जो ग्रुप है उसका बहुत दबदबा था गांव में वहां पर, और वो लोग, उनके वॉलंटियर्स बड़ी दूर दूर तक काम करते थे। प्रतापगढ़ तक था ये, प्रतापगढ़ का एरिया भी उसी के पास जो है प्रतापगढ़, वो वहां तक भी वो इफेक्ट डाल रहा था। तो वो जब धीमे धीमे कम हुआ और वनवासी कल्याण परिषद ने जब अपना काम बढ़ाया तो ये दोनों कन्फ्रंटेशन में आए। एक बिल्कुल लेफ्ट साइड की विंग थी, एक बिल्कुल राइट साइड का विंग थी, तो दोनों के बीच में वहां पर टकराव हुआ। और फिर धीमे धीमे वनवासी कल्याण परिषद, आरएसएस के दूसरे धड़े जिसमें मजदूर संघ भी शामिल था, जिसमें और भी कई वर्ग शामिल थे, इन लोगों ने मिलकर और सीपीआई एमएल को जो है थोड़ा कमजोर किया। कुछ उसका कैडर जो है धीमे धीमे अपने अपने कारणों से दूर भी होता गया, तो वो वहां पर जो है थोड़ा कामकाज दूसरे ढंग से शुरू हो गया। और नंदलाल जी मीणा उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लीडर होते थे बड़े, जिनके सपुत्र आजकल इस कैबिनेट में, तो उन्होंने बहुत काम किया वहां। उनके काम के बलबूते ही आरएसएस हर साल उनको किसी न किसी रूप में लीडर बनाकर और कैबिनेट में रखवा कर रखती थी। इतना मतलब उनका दबदबा था आगे। अब आदिवासियों के बीच में जब ये बना सारा, तो एक मांग जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और इस पूरे जो ट्राइबल बेल्ट है, ये पूरी 2-3 स्टेट को मिलाकर जो बॉर्डरिंग स्टेट एरिया है जिसमें कि ट्राइबल प्रेजेंस है, उस ट्राइबल प्रेजेंस ने जो है उनके अंदर सीपीआई एमएल वालों ने फिर दोबारा से काम करना शुरू किया और उन सबको अलग प्रदेश बनाने की मांग पर खड़ा कर दिया। आप जो कहते हैं ना कि राजकुमार जी रोज की ये मांग है, ये मांग आज से नहीं है, ये मांग बहुत 30 साल पहले से चल रही है कि आदिवासियों के लिए अलग भील प्रदेश बनाया जाए, आदिवासियों को अलग स्टेटस देकर उनकी रिजर्वेशन की अलग व्यवस्था की जाए, उसके साथ साथ उनके रहने, खाने पीने, एजुकेशन, इन सब के लिए जो ट्राइबल सब एरिया प्लान कहलाता है हमारे राजस्थान में, उसका पैसा पूरा का पूरा वहां पर खर्च किया जाए। तो ये बड़े बड़े मुद्दे उस समय उठे थे, आज भी उठ रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे गए हुए कई साल हो गए हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में, मैं आज की स्थिति नहीं बता सकता, लेकिन आज भी ये मुद्दे होंगे क्योंकि उनके बेसिक मुद्दे ही यही है। उनके बेसिक मुद्दे ही जमीन, जल और इससे जुड़े हुए हैं, तो वो आज भी होंगे। अब उन मुद्दों को जो है राजकुमार रोज फुलफिल कर पाते हैं या भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, और कांग्रेस का रोल उसमें क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर उनका कोई काम नहीं हुआ। इन जो बड़े मुद्दे हैं ट्राइबल्स के, इन मुद्दों के बारे में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया।
ऐसी सूरत में ही तो जब आप और बाप दोनों खड़ी हो गई, जी, आप और बाप को जो है दोनों को समर्थन ही तभी मिला। आज की तारीख की सच्चाई वहां पर बाप और राजकुमार रोत है। आज की तारीख की सच्चाई वहां पर आदिवासियों के हितों के लिए भील प्रदेश की मांग करता हुआ एक चेहरा है। आज की तारीख में राकेश वशिष्ठ जी, बीजेपी एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है जो उस इलाके के लोगों की भावनाओं को अपने साथ ले पाए, लेकिन वो मुद्दा बीजेपी को अभी तक ऐसा लगता है मिल नहीं रहा है। वो मुद्दा हो क्या वहां पर बीजेपी के लिए, जिससे कि बीजेपी उस इलेक्शन में फाइट कर पाए। देखिए मीरा जी, ये जो क्षेत्र है उसमें अगर पिछला इतिहास आप देखें तो काफी चेंज होता रहा है। कभी कभी सोशलिस्ट पार्टी का भी गढ़ हुआ करता था, बाद में जगदीश जी बता रहे, पूरा विस्तार से बताया। हाँ हाँ, फिर MIL आई, फिर कांग्रेस ने भी किया, अब बीच में फिर बीजेपी आई, अब ये आ गई है। ये चेंज होता रहता है। भाजपा को अगर चुनाव मध्य, ये तो है नहीं कि आदिवासियों के बीच में भाजपा की पैठ ना हो, ये एक अलग बात है कि उनकी पैठ पहले की बनस्पत कम हुई हो और राजकुमार राउत का प्रभाव ज्यादा पड़ा हो। तो ये तो निश्चित है कि कुछ तो कार्यकर्ता उनके क्षेत्र में है ही। इस चुनाव लड़ने के लिए उनको, और वो जो उस स्तर पर तो कार्य होगा ही होगा, लेकिन नॉन आदिवासी जो क्षेत्र का इलाका है, नॉन आदिवासी वोटर है, उस पर भाजपा को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान इस बात की भी देने की जरूरत है कि इस वोट बैंक, अपने इन वोटरों को जो गैर आदिवासी हैं उनका अधिक से अधिक मतदान कराया जाए। होता है कि पिछले चुनाव में भी देखा गया, इनका वोट, क्योंकि RSS ने काम नहीं किया था, तो इनका जो मतदाता है भाजपा का, वो ज्यादातर क्षेत्रों में कहीं पे भी नहीं निकला, कम गया, और उसका परिणाम रिजल्ट के ऊपर लोकसभा में भी देखने को मिला। और कुछ ही है अंतर्विरोध की बात है, वो थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि वहां क्या स्थिति है क्या नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर्विरोध तो हर पार्टी के अंदर ही होता है, चाहे वो। एक बात और आप मान के चले, राजकुमार राउत की खुद के लिए स्थिति एक अलग होना एक अलग बात है, और किसी कैंडिडेट पर हाथ रखकर चुनाव लड़ाना, उसमें बहुत अंतर पड़ता है। हाँ, तो उस स्थिति में, उस स्थिति का भी भाजपा को अपना फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट जो भी बनेगा, मुझे पता नहीं कौन बनेगा, ना किसी को पता आज की तारीख तक, तो वो उसकी वहां सामाजिक स्थिति क्या है और लोगों की भावनाएं उसके प्रति क्या है। हम यहाँ बैठकर भले हम गुणा भाग भले कर लें, लेकिन हकीकत नहीं के लोगों को पता है। तो राजकुमार राउत का जो समर्थन, इसलिए तो दीपक जी हमारे साथ हैं वहां का परिप्रेक्ष्य बताने के लिए। हम इन्हीं की बात को आधार बना के आगे चल रहे हैं, इन्हीं की बात को हम आधार बना रहे हैं, उसके आधार आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये राजकुमार राउत के लिए समर्थन मिलना एक अलग बात है, उन कैंडिडेट को अलग मिलना बात है, और इसका फायदा भाजपा को उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है दीपक शिमल जी। एक व्यक्ति दीपक शिमल जी पूरी की पूरी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती बन जाए तो कुछ तो खास होगा उस व्यक्ति में। बात ये है कि उसका तोड़ बीजेपी क्या लाए। तो स्थानीय मुद्दों को आप जितना खूबसूरती से बखूबी वहां देख रहे हैं, बीजेपी किस मुद्दे पर काम करे कि ये चुनाव बीजेपी राजकुमार राउत के सामने खड़ी होकर ठीक से फाइट करे। जी मीना जी, सच्चाई में आपको बता दूं कि मुद्दा तो राजकुमार राउत के पास भी कुछ भी नहीं है, और जिस तरह की चर्चा या हमारी सोच से हम डेवलप करते हैं या पुराने अनुभव को देखते हैं। अभी पहले बता रहे थे कि BTT का भी आएगा, BTT का तो यार खात्मा हो चुका है। कोई नाम लेवा भी बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में बचा दी कि BTT का मैं हूँ। अब एक भी आदमी अगर आप ढूंढो तो आपको BTT का तो मिलना नहीं है। तो जब हम लोग अगर ये आकलन करेंगे तो कहाँ से पहुंच पाएंगे। राजकुमार राउत जो आया है उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे जो हवा चली है वो भाजपा कांग्रेस का एकीकरण। और कोई पहली बार तो नहीं हुआ था कि महेंद्र मालवीय को टिकट दे दिया कांग्रेस से आते ही। इससे पहले डूंगरपुर में चुनाव हुए थे, उन चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था। तो स्थितियां तो यहाँ की वास्तविकता तो ये है। अब इनके पास मुद्दा है, आप आदिवासी को समझाना चाह रहे हो, आदिवासी कितना आपसे आगे बढ़ चुका है ये आप नहीं समझने को तैयार हो। क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं जानता हूँ आज आदिवासी जिस तादाद के अंदर जिन जिन पदों पर पहुंचा है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे RAS अधिकारी हो, वो बन चुका है। वो भले भैरव सिंह शेखावत की देन रही हो, इस पर कोई शक नहीं है।
मैं खुद मानता हूँ कि भैरव सिंह शेखावत ने ये प्रयास किया था, उनके प्रयासों से आदिवासी आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद में जो आदिवासी नेता, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो या भाजपा के रहे हो, वो मनमाने तरीके पे आए और अब उनके मनमाने तरीकों का परिणाम है कि मनमाने ढंग से ये नीचे चले गए। मैंने पहले भी बताया था कि आप पार्टी की कमान देते हो, तब आप सोचते हो भाई सारे पद तो ट्राइब के, अब आप जनरल को ये सीट दे दो। दूसरी, राजनीतिक जितनी नियुक्तियां होती है उन नियुक्तियों में भी कोई आदिवासी नहीं होता है, तो उसके कारण तो वो आप उन मूल कारणों में जा नहीं रहे हो। आप खाली वही चीज भाषण दिए जा रहे हो कि साहब ये किया, सब कर लिया आपने, लेकिन कभी किसी आदिवासी को किसी पद पे आपने बिठाया तो नहीं बिठाया। भाजपा का एक प्लस पॉइंट अगर देखा जाए तो ये है कि उन्होंने कनकमल कटारा को राज्यसभा का सांसद बनाया था, लेकिन उसके सिवा मुझे कोई याद नहीं कि कोई भी पद बांसवाड़ा या डूंगरपुर में किसी आदिवासी को दिया गया हो। ये गणित साफ है। अब कांग्रेस कुछ भी कह दे, कांग्रेस में जो नेता एक बार स्थापित हो गया। अगर आप पुराने गहलोत साहब का कार्यकाल देख लो तो वहां पे दिनेश कोडनिया, ताराचंद बगोरा का खुला झगड़ा, कई आरोप लगाए। जो काकरा डुगरी कांड हुआ उसके अंदर खुले आरोप कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पे लगाए। अब आपने जो पासे बिछाए थे आज आपको भुगतना पड़ रहा है। ये सारे जो प्यादे चल रहे हैं उन प्यादों को चलाने के पीछे कांग्रेस और भाजपा के नेता ही रहे। कहीं नहीं, आप तो बता रहे थे अभी पहले पार्टी थी तो उस समय वो आई थी, मुझे याद है श्रीलता स्वामीनाथन आई थी यहाँ पर, लेकिन बाद में वो मैडम चली गई जयपुर और जयपुर में जाके बस गई थी। वो थी तब तक उस पार्टी का काफी प्रभाव रहा था और उस समय जो कुछ यह हुआ था वो अकल्पनीय है। लेकिन आज स्थिति वो नहीं, आज स्थिति बदली हुई है और इन बदली हुई स्थितियों में आपको कहाँ चलना है अभी आप तय नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, अभी तय नहीं कर पाई कि हमको चलना किधर है। आधी भाजपा आधी कांग्रेस, मिक्सचर हो गया है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि एक तरफ 84 विधानसभा के सामने राजकुमार रोत बाप पार्टी है जो आदिवासियों के हक की बात कर रही है, आदिवासियों को किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा जाए इसके सपने दिखाए जा रहे हैं। अब उसी सोच को कांग्रेस और बीजेपी लंबे समय तक शासन करने के बाद वापस नहीं रिपीट कर सकते। तो आज की तारीख में आदिवासियों को सत्ता में भागीदारी कैसे बढ़ा सकती है सरकार और सत्तारूढ़ दल, ये बताएं। और सत्तारूढ़ दल इस विषय को तलाशे कि दरअसल वो आदिवासियों के बीच जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे को लेकर जाए जिससे कि राजकुमार रोत के सामने इस चुनाव को ठीक से लड़ सके। आज की तारीख में सवाल ये है कि फाइट में इलेक्शन आए, क्योंकि अभी एक तरफा इलेक्शन वहां पर नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी क्लेम कर रही है कि ये चुनाव बीजेपी जीतने जा रही है। देखना होगा, काफी दिलचस्प चुनाव होगा 84 विधानसभा का। वहां पर जिस तरह की आज स्थितियां बनी हुई है, सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का जैसा कि राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में होता है वैसा यहाँ पर नहीं है। तो आने वाले दिनों में अब तो तारीख तय है, अब सिर्फ उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं और उम्मीदवारों के नामों के साथ ही तय ये भी होना है कि क्या बाप पार्टी टूट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो और भी इंटरेस्टिंग होगा 84 विधानसभा का मुकाबला। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।